Welcome to my channel Chemistry Queries. प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री क्वेरीज यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब तक हमने देखा था कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म भी हमने देखा था। हमने धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म भी देखे थे। हमने देखा था धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। आज हम देखेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस जल। धातु हाइड्रोक्साइड पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का बाहर निकलना। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। आइए अब इसे हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। पोटेशियम प्लस जल। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड H2। सोडियम प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस तरह बाहर निकलने वाली ऊर्जा को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कैल्शियम प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सब चूने के पानी के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आइए हम इसका भी इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस H2।
एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। आइए इसका भी इक्वेशन लिखते हैं। एल्युमिनियम प्लस वाटर, यहाँ पे पानी भाप की अवस्था में है। इसे हम बैलेंस भी करेंगे। आयरन प्लस H2O, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम देखेंगे जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप जान चुके हैं धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु जोड़ तनु अम्ल, लवण जोड़ हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार से अभिक्रिया करती हैं? आइए हम सबसे पहले देखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन कैसे अभिक्रिया करते हैं और कौन सा लवण बनाते हैं। मैग्नीशियम प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसको हम बैलेंस भी करेंगे। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा लवण देता है। एल्युमिनियम प्लस HCl, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। अब हम देखेंगे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा लवण बनाता है। ये जिंक क्लोराइड बनाता है। आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बनाता है। अब हम देखेंगे जब धातुएं
नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है? जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम एवं मैग्नीज तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीज प्लस नाइट्रिक अम्ल। यदि हम अभिक्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम एक ऐसे मिश्रण के बारे में जानेंगे जो गोल्ड को गला सकता है। उसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। अब हम अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं उसके बारे में जानेंगे। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तब यह आयरन सल्फेट एवं कॉपर देता है।
आयरन कॉपर के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण ब्लू कॉपर सल्फेट रंगहीन बन जाता है। अब तक हमने देखा कुछ धातुएं बहुत अधिक सक्रिय हैं और कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी धातुएं अधिक सक्रिय हैं। धातुओं की सक्रियता को समझने के लिए सक्रियता श्रेणी को जानना आवश्यक है। सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही का अर्थात घटते क्रम में। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आइए अब हम सक्रियता श्रेणी की कुछ धातुओं के बारे में देखेंगे। हम अधिक अभिक्रियाशील धातु को ऊपर की तरफ एवं कम अभिक्रियाशील धातु को नीचे की तरफ लिखेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, जिसका सिंबल K होता है। उसके बाद आता है सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है। सोडियम के बाद कैल्शियम आता है, जिसका सिंबल Ca होता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, जिसका सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, इसका सिंबल Al होता है। एल्युमिनियम के बाद जिंक आता है, जिसका सिंबल Zn होता है। जिंक के बाद आयरन आता है, इसका सिंबल Fe होता है। आयरन के बाद लेड आता है, जिसका सिंबल Pb होता है। लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर। कॉपर कम अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है, जिसका सिंबल Cu होता है। कॉपर के बाद मरकरी, जिसे पारा भी कहा जाता है, इसका सिंबल Hg होता है। उसके बाद सिल्वर, जिसे चांदी भी कहते हैं, इसका सिंबल Ag होता है। उसके बाद गोल्ड आता है,
आप सभी गोल्ड के बारे में जानते हैं। इसका सिंबल AU होता है। इस श्रेणी में जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। ऊपर वाले धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील। और नीचे वाले धातु सबसे कम अभिक्रियाशील। अभी तक हमने देखा पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। अगले क्लास में हम देखेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।